हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस मेथड ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो जो आप सभी लोग देख रहे हैं ये हमारा खुद का नोट्स है, जो हमने लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद जो हमें की पॉइंट लगे कि हाँ, एग्ज़ाम से पहले इतना किसी भी कीमत पे हमें याद होने चाहिए, उस पॉइंट को हमने अपने नोट्स के रूप में बना रखा है और वही नोट्स आज आप सभी को हम शेयर कर रहे हैं, ताकि ये कम टाइम में आप इतना अगर देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटने वाला। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारियाँ। निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से है, जो एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसमें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुमत के आधार पर यहाँ निर्णय लिया जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है और जो भी पहले हो वो माना जाता है। और इनको जो हटाने का नियम है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार निर्वाचन आयोग के आयुक्त को वो भी हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें जो है एक पीएम होते हैं और दूसरा सीजीआई और मुख्य विपक्षी दल के नेता। लेकिन अगर हम हाल के डिसीजन की बात करें तो हमारी भारतीय संसद ने इसको चेंज करके ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार ये लागू हुआ था, जब एक निर्वाचन आयोग बनाने की बात की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तब उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उस आयोग को असंवैधानिक करार दिया, उसके बाद ये जजमेंट दिया था। लेकिन वो तब तक ये जजमेंट मान्य थी जब तक संसद कोई कानून न बना दे। जब संसद ने कानून बनाया तो उसमें कुछ चेंज कर दिए। उसमें संसद ने नियुक्ति के लिए पीएम प्लस एक मुख्य विपक्षी दल तो रहेंगे, लेकिन यहाँ सीजीआई के स्थान पर एक भारत सरकार का कोई मंत्री इसमें होगा। तो इन 3 लोग के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन आयुक्त को का नियुक्ति करवाएंगे। तो ये सारे पॉइंट संबंधित हो गए निर्वाचन आयोग से। आप एक बार फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। आर्टिकल 324 स्वतंत्र निकाय है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। हटाने इनके कार्यकाल जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 65 वर्ष है और 6 वर्ष है। जो भी पहले होगा वो मान्य होगा। ठीक है, ये सारी पॉइंट अगर आप इतना याद करते हैं तो कोई भी एग्जाम में अगर निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप इससे इतने हिस्से ही जानकारी से आप उसे टैकल कर पाएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जिसकी आप तैयारी करते हैं, जो मतलब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है संविधान के भाग 14 में दिया हुआ है, इस अनुच्छेद 315 से 323 तक। इसमें भी जो इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष से 65 वर्ष होता है और वही क्राइटेरिया जो भी पहले हो। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं और हटाने की प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे हमारे केंद्र में एक लोक सेवा आयोग है, उसी तरह हर राज्य में एक अपना अपना अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग होता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपीपीएससी, बिहार की बात करें तो बीपीएससी और राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी। ये अलग अलग लोक सेवा आयोग हर राज्य में होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित। इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष होता है और 6 वर्ष जो पहले हो। लेकिन वहीं लोक सेवा आयोग वाले केस में क्या होता है कि उसमें 65 वर्ष होता है। तो हमें ये बात ध्यान देने बात है। लेकिन नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इसको जो हटाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है वित्त आयोग।
वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के तहत है, जो ये एक अर्ध न्यायिक निकाय होती है। इसमें जो है एक प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर्स भी होते हैं और ये 5 साल के लिए बनाई जाती है और इसका जो चयन है वो राष्ट्रपति करते हैं और इसकी योग्यता जो है संसद तय करती है। ठीक है, आप इतना देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट मिनिमम वित्त आयोग के बारे में इतना आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये अपना सिंपल सा नोट्स आपको शेयर कर रहे हैं। चलिए, ये है वस्तु एवं सेवा कर यानी GST। ये 2016 में भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा, ठीक है, इसका जो आर्टिकल है वो 279A है। आर्टिकल काउंसिल में, अगर काउंसिल की बात करें तो इसे काउंसिल में वित्त मंत्री और राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और इसका जो डिसीजन होता है 3/4 के रूप में डिसीजन होता है और इसकी जब मीटिंग होती है इसका जो कोरम है वो 50% होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम निर्णय की बात करें यानी डिसीजन की बात करें तो 1/3 जो है ये केंद्र सरकार के हक में होता है और 2/3 ये राज्यों के हक में होता है। सभी को ये पूरी जानकारी हमने दे दी GST से संबंधित, जो मिनिमम जानकारी होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी को। आइए आगे हम चलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर SCs अनुसूचित जाति, ये जो है भाग 16 में है, अनुच्छेद 338। ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसकी जो आयुक्त होते हैं उसका प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं। 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें 2 में डिवाइड कर दिया गया। पहले इस नेशनल कमीशन फॉर SCs में क्या था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक ही में शामिल किया जाता था, लेकिन 1990 के बाद से 338 जो हो गया अनुसूचित जाति के लिए और 338A जो है अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से आयोग बना दिया गया, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर BC यानी बैकवर्ड क्लास। ठीक, तो ये जो है 1993 में बना था, इंदिरा साहनी बाद 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 में तहत इसका जो आर्टिकल है 338B है। इसमें एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और 3 अदर मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 320 आर्टिकल के रूप में पार्ट 17 में ये शामिल है। इनका जो हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में, जो अब प्रयाग महत्ता बहुत ही अधिक है। वो कैग जो एक तरह से संसद का एजेंट होता है, यानी संसद के प्रति केवल इसकी जिम्मेदारी होती है और कहीं इसकी जिम्मेदारी नहीं होती। ये संसद का एक तरह से एजेंट है, जो आर्टिकल 148 में इसके बारे में बताया गया है। और इसका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष और 6 वर्ष, 65 वर्ष और 6 वर्ष, जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है। हटाने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह ही इसके हटाने की शक्ति होती है, विशेष बहुमत द्वारा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। लोक लेखा समिति का मित्र, गाइड या मार्गदर्शक भी कहा जाता है। व्यय की तर्क संगतता की ये जांच करते हैं, व्यय की तर्क संगतता की जांच करते हैं, कितना व्यय कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये सब सारी पॉइंट आपको कैग से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, महान्यायवादी। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि वेता होता है, विधि वेता होता है। एकमात्र पद का उल्लेख है इसका, पार्ट ये 5 में है। इसका जो आर्टिकल है वो 76 है
आर्टिकल 76 है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो कार्यकाल होता है वो कोई संविधान में ऐसा बात नहीं कही गई है। हाँ, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्यकाल को ग्रहण करते हैं। योग्यता जो है इनकी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है उन्हीं के बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। हटाने की शक्ति वही जो मैंने बताया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद ग्रहण करते हैं। ये संसद में भाग तो ले लेते हैं, लेकिन इस संसद में वोट नहीं कर सकते। लोकसभा विघटन हुआ तो इनका पद भी चला जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को ग्रहण करते हैं। और जो राष्ट्रपति है वो जो वर्तमान सरकार होती है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इनका पद जो है भी समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आइए हम क्या देखते हैं। उसी तरह जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह राज्यों में भी हर राज्यों में एक राज्य के महाधिवक्ता जी होते हैं। तो उसके जो आर्टिकल है वो 165 है, भाग 6 है, पद की चर्चा की गई है। भाग 6 में 165 आर्टिकल में इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। और इसकी जो नियुक्ति का जो योग्यता है वो जो हाई कोर्ट के जो जज बनने की योग्यता होती है वही इनकी भी योग्यता होती है। और जो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये भी पद अपना धारण करते हैं। ठीक, अब हमारा जो है संवैधानिक आयोग जो है सब हमने देख लिया है। आप देखिए, एक नज़र फिर से आप देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में कर दीजिएगा, आपको अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी इसकी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अब गैर संवैधानिक निकाय की। गैर संवैधानिक निकाय की तो सबसे पहले इस गैर संवैधानिक निकाय में हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को बना, ये किसके स्थान पे बना था? ये जो है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का निर्माण किया गया था 2015 में। ये एक थिंक टैंक है। ये इसका जो कार्य है कहीं कंपल्सरी नहीं है, ये एक थिंक टैंक है। ये योजनाएं बनाता है और उसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेती है। इसको गैर वैधानिक निकाय भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और मैच मेकर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यह है नीति आयोग। आइए अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये एक सांविधिक निकाय है। ये एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम 1993 के तहत ये बना था। इसमें एक प्रेसिडेंट और 5 अदर मेंबर होते हैं। कोई न्यायाधीश हो सकता है या पूर्व न्यायाधीश भी इसमें हो सकते हैं। अगर नियुक्ति की बात करें तो पीएम के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति एक होती है। उसके बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। और इसका जो वर्ष है 70 ईयर, मैक्सिमम 70 ईयर्स के आयु हो सकती है और 3 वर्ष तक इनको कार्यकाल दिया जाता है। जो भी पहले हो वो मान्य होगा। अगर हम इनकी बात कर सकते हैं हटाने की, तो इनको हटाने का शक्ति भी है जो राष्ट्रपति के पास होता है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती नियुक्ति के बाद, ये अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देख सकते हैं। ये राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे सेंटर में मानवाधिकार उसी तरह राज्य में मानवाधिकार। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। 70 ईयर यहाँ भी है, 3 वर्ष जो पहले हो हटाने की शक्ति, एक भी बात याद रखना है कि राष्ट्रपति का है। नियुक्ति भले राज्यपाल करते हों लेकिन राष्ट्रपति हटाते हैं और यहीं पे एग्जाम में आपको फंसाता है। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। सुप्रीम कोर्ट इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य संख्या जो है 2 से 3 हो गया है, लेकिन इसमें एक महिला का अनिवार्यता बढ़ा दी गई है। यह पुनर्नियुक्ति भी इनकी की जा सकती है, इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग।
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग। इसमें जो होता है एक प्रेसिडेंट और 6 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं समिति की सिफारिश पर। इस समिति के जो मेंबर होते हैं वो पीएम होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, और पीएम द्वारा कोई एक मनोनीत मंत्री होता है। इसमें संसद सदस्य नहीं होते, मतलब 65 वर्ष है, लेकिन जो केंद्र द्वारा निर्धारित होता है इसकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, ठीक है। आप चाहिए जब भी होंगे 10 से कम ही होंगे, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इसमें हटाने का जो शक्ति है वो भी राज्यपाल के पास ही है। अगला हम आते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। संस्थानम समिति के 1962-64 में इसकी व्यवस्था की। ये सांविधिक राष्ट्रपति करते हैं, इसमें एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी संस्थानम आयोग के सिफारिश पर की गई थी 1962 से 64 में। ये एक वैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। अधिनियम 2003 द्वारा पीआई के निर्देशन में 2 वर्ष के कार्यकाल की इसमें सुरक्षा दी गई है, ठीक है। अब हम आते हैं लोकपाल और लोकायुक्त में, ठीक। ओम्बुड्समैन संस्था की ओर से पहली बार 1809 ईस्वी में इसकी चर्चा मिलती है। अधिनियम 2013 में ये पास हुआ। अगर हम बात करें सर्वप्रथम की तो लोकायुक्त में जो है महाराष्ट्र में 1971 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति हुई, और उड़ीसा में पारित हुआ 1970 में और लागू हुआ 1983 में, ठीक है। लोकायुक्त की जो नियुक्ति का समय है वो 65 वर्ष है और 5 वर्ष है, जो भी पहले हो ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसकी हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में होती है, नियुक्ति जो है केंद्र सरकार करती है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो 2005 में बना था, अधिनियम 2006 में लागू हुआ था, ठीक। तो आप लोगों ने देखा कि हमने अपने उन नोट्स को आप सभी के सामने साझा कर दिया, जो जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूं तो ये जो नोट्स हमने तैयार किया है ये मुझे बहुत हेल्प करती है। और संवैधानिक और असंवैधानिक और सांविधिक इन सबसे जो भी क्वेश्चन अगर पेपर में आए हैं, अगर 1, 2 जो भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए हैं तो इससे मेरा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो आप सब भी जो हमने इतना बताया है, इतना अगर आप रिमेंबर कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो आपका कहीं से भी इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों को बताएं